जब हम ट्रेन से उतरे तो हमने खुद को एक छोटे से हिल स्टेशन पर पाया। अपना अपना सामान उठाकर हम कैब ढूंढते हुए बाहर निकले ताकि हम किसी जगह पर एक रात गुजार सकें। एक बूढ़ा ड्राइवर अपनी कैब में बैठा सो रहा था। मैथ्यू ने उसकी खिड़की पर खटखटाया और उस ड्राइवर ने कंफ्यूज होकर हमारी तरफ देखा। आसपास कौन सा होटल है? या हमें एक रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए, क्या तुम हमें कहीं ले जा सकते हो? हाँ, यहाँ जंगल के बीच एक जगह है, यहाँ कोई होटल नहीं है, बस वही एक जगह है। ठीक है, हमें वहाँ ले चलो। ऐसे कहते हुए हम पीछे वाली सीट पर जा बैठे और इस ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। बारिश होने के बावजूद वो नज़ारा बेहद खूबसूरत था। एक तरफ लंबे लंबे हरे पेड़ और दूसरी तरफ पाइन ट्रीज ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया था। कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस भी करो, ये लाइन बहुत ही चीज़ी थी। वेल, आखिर ये हमारा हनीमून जो है। मैथ्यू की बातें सुनकर मैं हंसने लगी। हमारी शादी पिछले महीने हुई थी, लेकिन घर बनाने में व्यस्त होने के कारण हम तब अपने हनीमून पर नहीं जा पाए थे। इसलिए आखिरकार हम यहाँ थे, अपने काफ़ी देर से रुके हुए हनीमून प्लान को एंजॉय करते हुए। करीब 20 मिनट बाद उस कैब के ड्राइवर ने हमें एक पतले कच्चे रास्ते के बाहर उतारा और कहा, शेल्टर माउंटेन इस सड़क के खत्म होते ही है। वो गाड़ी चलाकर चला गया और हम उस शेल्टर की तलाश में आगे बढ़े। शेल्टर माउंटेन इंग एक खुला हुआ कैंप साइट था जहां पुराने और जंग खाए हुए लकड़ी के केबिन्स किराए पर मिलते थे। लकड़ी की एक छोटी सी हट जिस पर इन कीपर्स ऑफिस लिखा हुआ था, कैंप साइट के ठीक बाहर उसका साइन बोर्ड लगा हुआ था। अंदर घुसते ही हमें एक गंदा सा दिखने वाला आदमी मिला। उसने भूरे रंग के ट्राउजर और सफेद बनियान पहनी हुई थी। जो अब सफेद नहीं बची थी, वह काउंटर के दूसरी तरफ खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। हमें देखकर वो जगमगा उठा और उसके चेहरे पर बड़ी सी डरावनी मुस्कान आ गई। उसने भारी आवाज में कहा, आइए, हमें आज रात के लिए एक केबिन चाहिए, क्या आपके पास कोई खाली है? इस वक्त तो सभी खाली हैं सर। बारिश के इस मौसम में मेरे यहाँ ज्यादा कस्टमर नहीं आते, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ अकेला महसूस नहीं होता। ऐसे कहते हुए वो अजीब ढंग से बाहर देखने लगा, जैसे कि कोई वहां हो। मैंने मैथ्यू के कान में कहा, ये कितना अजीब बर्ताव कर रहा है। कम ऑन, सिर्फ एक रात की तो बात है। तो भाई ठीक है, हम केबिन ले लेंगे। कितने हुए? $50 एक रात के सर। $50? तो मैंने लगता है इस जगह के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो। मैं आपको स्पेशल कपल कॉटेज दूंगा सर। हाँ ठीक है ठीक है। उसने हमें चाबी दी और कहा, सीधा जाकर लेफ्ट, कोने में आखिरी केबिन है। हमने उसे शुक्रिया कहा और हम अपने केबिन की तरफ जाने लगे। हमारा केबिन था B4। वो एक छोटा लकड़ी का केबिन था जिसमें डाइनिंग एरिया, अटैच बाथरूम और एक आरामदायक बेडरूम। हैरानगी की बात यह थी कि वो केबिन काफी साफ था, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वहां पर एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। एक लकड़ी के शेल्फ पर बहुत सारी पुरानी वीडियो टेप्स रखी हुई थी। आजकल के जमाने में आकर वीडियो टेप्स कौन देखता है? मैथ्यू उस टेप की कलेक्शन को देखने लगा और मैंने लंबे थका देने वाले सफर के बाद कपड़े बदल लिए। बाहर तूफान शुरू हो गया और मैं अंदर आग जला दी ताकि थोड़ी गर्माइश मिल सके। क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैथ्यू और मैंने कोई टेप चलाने के बारे में सोचा। हम तय करने लगे कि कौन सी टेप देखें, और तभी मेरी नजर एक ऐसी टेप पर गई जो पूरी तरह से काली थी और उस पर कोई नेम टैग नहीं लगा हुआ था। उत्सुक होकर हमने टेप चलाई। हम दोनों में से किसी ने भी इस तरह की वीडियो की उम्मीद नहीं की। वो टेप अचानक से खत्म हो गई और टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। वो भी मैंने उस टेप में देखा। उसके बाद मैं वैसे ही बहुत डर गई थी। आखिर वो क्या था? मुझे नहीं पता। क्या तुमने उस औरत को देखा? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ये जगह नहीं पसंद। यहाँ शुरू से ही सब अजीब हो रहा है। क्या तुमने वो सुना? क्या सुना? टक टक की आवाज। अब बस भी करो, बहुत हुए तुम्हारे फालतू के जोक्स। मुझे डराना बंद करो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो। हम दोनों चुप हो गए और इस बार मुझे भी हल्की हल्की टक टक की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई कांच पर खटखटा रहा हो। मैथ्यू और मैंने फायरप्लेस के पास बनी कांच की खिड़की की तरफ देखा। तेज बारिश और बिजली के अलावा हमें वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो आवाज फिर हुई और इस बार थोड़ी और जोर से। मेरी आंखें फौरन टीवी की तरफ घूमी। क्या ये वहां से आ रही है? मैथ्यू टीवी की स्क्रीन के पास गया और उसकी तरफ झुका। मैं अपनी सांसों का तेज होना सुन सकती थी। आखिर कोई टीवी के अंदर से कैसे खटखटा सकता है भला?
मैथ्यू ने उस खाली स्क्रीन की तरफ अपना कान लगाया और सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। मेरी मदद करो जूडी, जूडी मेरी मदद करो। ओह माय गॉड। मैंने मैथ्यू का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी जान लगाते हुए उसे खींचने लगी, लेकिन जो भी उसे टीवी के अंदर से खींच रहा था वो मुझसे कई ज्यादा ताकतवर था। मैंने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली, लेकिन मैथ्यू का शरीर टीवी में फंस चुका था। अपनी आंखों के सामने मैंने अपने पति को टीवी की काली स्क्रीन के अंदर जाते हुए देखा। मैं डर के मारे कांपते हुए जमीन पर गिर गई और गाढ़ा सा काला लिक्विड टीवी से नीचे गिरने लगा। सब कुछ शांत हो गया और मुझे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। और फिर अचानक टीवी की स्क्रीन चालू हो गई। वो औरत जिसे हमने पहले वीडियो में देखा था वो मेरे सामने आई, लेकिन इस बार वो सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसका चेहरा, ओह गॉड, उसका चेहरा। मैंने अपनी जिंदगी में इससे डरावना कुछ नहीं देखा था। वो मेरी तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कान देने लगी और फिर उसने अपनी गंदी उंगली होठों पर लगाकर चुप रहने का इशारा किया। कौन हो तुम? तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है? उसने अपना बड़ा और खाली मुंह खोला और उसके अंदर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे पति को खा गई। भूख से संतुष्ट कर देने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई और टीवी की स्क्रीन एक बार फिर काली हो गई। मैं जमीन पर बेहोश हो गई। अगली सुबह मैं जानी पहचानी आवाज सुनकर उठी। जूडी, जूडी उठो, क्या भाग गई है? हम लेट हो जाएंगे जान, ना उठ जाओ। मैंने आंख खोली और खुद को अपने पजामाज में बेड पर पड़े हुए पाया। मैथ्यू अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए ठीक मेरे साथ बैठा हुआ था। मैं चौंक कर उठ गई। तुम तो जिंदा हो क्या? तो क्या तुम चाहती थी कि मैं अपने हनीमून पर मर जाऊं? नहीं, वो वीडियो टीवी में वो औरत। ये तुम क्या कर रही हो? मैं भागते हुए डाइनिंग रूम में गई, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मैं ऐसी कोई टेप नहीं ढूंढ पाई जिस पर कोई टैग न लगा हो। मैंने अपने पति को सब कुछ बताया। वो मेरे ऊपर हंसने लगा और उसने कहा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसने ये भी कहा कि कल रात मैं कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखते हुए सोफे पर ही सो गई थी और उसने मुझे उठाकर बेड पर लेटाया। हैरानगी की बात यह है कि मुझे कुछ याद नहीं। ये सब इतना सच लग रहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने कोई सपना देखा है। हम आखिरकार अपना सामान गाड़ी में रख रहे हैं। मैं खुश हूं कि हम इस जगह को इतनी जल्दी छोड़कर जा रहे हैं। मैथ्यू बहुत खुश है और मैं कोशिश कर रही हूं कि पिछली रात की वो भयानक घटना भुला दूं। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि ऐसी डरावनी टेप कभी थी ही नहीं। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैंने अपने पति को तलाक दे दिया था। कुछ कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे निभाने के लिए बहुत से बलिदान देने पड़ते हैं। तो कुछ कहते हैं कि तुमने गलती की कि इतनी जल्दी शादी कर ली। लेकिन वो सब चुप हो जाते हैं जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत ही आसानी से किसी के भी साथ घुलने मिलने वाली लड़की हूँ। मुझे पार्टीज में जाना, नाचना, मजे करना बहुत पसंद है। ये उनमें से ही एक दिन की बात है जब मैं कुछ ड्रिंक्स और थोड़ा सा नाचने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं जल्द ही बार के पास वाले स्टूल पर जाकर बैठ गई और मैंने देखा कि मेरे पास एक बहुत ही हैंडसम नौजवान अकेला बैठा हुआ था। हे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं फिलिप। और तुम? उस रात के बाद जब हमने बातें की और काफी मजा किया, हम दोनों को एक साथ आने में वक्त नहीं लगा। फिलिप मेरे लिए बिल्कुल सही लड़का था, काइंड, केयरिंग और फनी। हालांकि उसे नए लोगों के बीच जाने में झिझक होती थी, इसलिए उसे बाहर जाना, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना पसंद नहीं था। लेकिन उसे पता था कि मुझे ये पसंद है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ ही महीनों में हम बहुत करीब आ गए। तुम मेरी पूरी दुनिया हो जान। ओह फिलिप, तुम कितने रोमांटिक हो। और मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पसंद है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम मेरे अलावा भी किसी और के बारे में सोचती हो तो, क्योंकि मैं सारा दिन बस तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं बेशुमार प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स मैं करूंगी। मेरी शादी ठीक वैसे हुई जैसे मैंने सोचा था। यहाँ तक कि फिलिप ने मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखा। उसने मेरी हर बात मानी। लेकिन जब हमने अपने हनीमून की बात की तो हालात पूरी तरह बदल गए।
तुम किस जगह जाना चाहोगे? यूरोप शायद? मैं तो साउथ अमेरिका की किसी देश में जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। या फिर हम इस देश से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, पर क्यों? मैं इसी देश के किसी दूसरे कोने में जाना चाहता हूँ। मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसमें तुम काफी थक जाओगे? शायद मैं पहले ही तुम्हारी हर बात मान चुका हूँ। शायद मुझे तुम्हें याद दिला देना चाहिए कि जिस तरह की शादी तुम चाहती थी उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? हमारा हनीमून इसी देश के अंदर होगा, समझी तुम? हाँ ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी ही चिंता हो रही थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम तो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। उसने तय किया कि हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां पहुंचने में हमें कई दिन लगेंगे, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि फिलिप ने एक अच्छा प्लान बनाया था। वो पहले ही सोच चुका था कि हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले कहां खाएंगे, कहां रुकेंगे, और वो एक परफेक्ट प्लान था। पहले दिन हम घर से सुबह काफी जल्दी ही निकल गए थे। हम सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के लिए अलग अलग जगह रुके। जब तक हमने दोबारा चलना शुरू किया तब तक काफी अंधेरा हो चुका था और सड़क के किनारे पर लगी लाइट्स जल गई थी। तो मुझे कब बताओगे कि हम कहां जा रहे हैं? मेरे पति ने सड़क की तरफ वापस देखने से पहले मुझे कुछ देर के लिए घूरा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कम ऑन जान, मैं जानना चाहती हूँ। क्या इस बात को जानने के लिए मुझे 2 और दिन का इंतजार करना पड़ेगा? प्लीज। बस करो प्लेयर, तो मुझे पागल कर रही। आखिर तुम इतने उतावली क्यों हो? सब्र करो कुछ देर के लिए। मैं तो बस जानना। मैं तुम्हें आखिर सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक। ये क्या कर रहा है? अचानक मेरे पति ने गाड़ी रोक दी। क्या? हमारे सामने एक आदमी था जो अपने हाथ में एक बच्चे की स्ट्रोलर लेकर हमारी गाड़ी की तरफ चल रहा था, जबकि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। बस मुझे इतना पता चल पा रहा था कि वो आदमी देखने में ताकतवर लग रहा था। उसके सर पर कोई बाल नहीं थे और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो इस मौसम के हिसाब से ठीक नहीं थे। वो अजनबी हमारे इतने करीब आ गया कि फिलिप गाड़ी को पीछे लेने लगा। फिलिप, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति को इतनी हंसी क्यों आ रही थी। ये क्या बकवास है? फिलिप रुको, जरा देखो उसे। वो हंसते हुए गाड़ी को और पीछे लेने लगा। फिलिप! मेरे पति ने एक बार फिर गाड़ी को रोका। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इस आदमी से पीछे हट रहा हूं? लेकिन अगर उसे हमारी जरूरत हुई तो हम उसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। जब मैंने आगे की तरफ देखा तो वो आदमी वहीं खड़ा था। इस बार उसका चेहरा हेडलाइट्स की रोशनी की वजह से साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कई जगह खरोंच के निशान लगे हुए थे, जिनमें से कुछ लाल और कुछ नीले रंग के थे। उसके जबड़े की तरफ जब मैंने ध्यान दिया तो वो जरूरत से ज्यादा ही बड़ा दिख रहा था। वो आदमी मुझे देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसे देखकर मुझे काफी डर लगने लगा और मेरा चेहरा फीका पड़ गया था। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्योंकि मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी तरफ वाली खिड़की को नीचे किया। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे लिफ्ट नहीं दोगे? हाँ? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। वो क्या है कि हम मेरे बच्चे को बहुत ठंड लग रही है, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं, शायद वो मर जाएगा, वो ठंड में जम जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ऐसे कहते ही उस आदमी ने फौरन उस स्ट्रोलर का मुंह हमारी तरफ किया ताकि हम देख सकें कि वो उसके अंदर क्या लेकर चल रहा है। ये क्या बकवास है? इस पूरे वक्त वो आदमी उसमें एक पंछी को लेकर घूम रहा था जो देखने में मरा हुआ लग रहा था और यहाँ तक कि उसके पंख भी टूटे हुए थे। अचानक फिलिप दोबारा से गाड़ी पीछे की ओर लेने लगा। आखिर तुम इतना हंस क्यों रहे हो? बस एक ही पल के अंदर मेरे पति का चेहरा हंसी से बदलकर गुस्से वाला हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि इस पागल को कोई याद करेगा? क्या? खैर, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे कहते ही फिलिप ने पूरी स्पीड के साथ गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू कर दी। ये तुम क्या कर रहे हो? उसने तुम्हें डराया है। लेकिन ऐसे तो तुम उसे जान से मार दोगे। रुक जाओ फिलिप। मैं नहीं रुकूंगा। ओह माय गॉड, नहीं।
बच्चे की स्ट्रोलर अब हमसे कुछ दूरी पर गिरी पड़ी थी, लेकिन वो आदमी हमें कहीं नहीं दिख रहा था। ये तुमने क्या किया? बाहर में जाओ। इस एक्सीडेंट की वजह से उस आदमी का जबड़ा पूरी तरह से हिल गया था, लेकिन मुझे वो दर्दनाक मंजर ज्यादा देर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो फिर से जमीन पर गिर गया था। ओह माय गॉड! मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिलिप ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती रोक लिया। आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो? तुमने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है फिलिप। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने उसकी एक आंख पर मुक्का मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा, और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिर से ड्रग्स दूंगा। किस्मत से आसपास की दुकानों के लोगों ने उस रात मेरी मदद की। हालांकि मैं वहां थी, लेकिन फिर भी जो कुछ भी उस रात हुआ वो मेरे लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। मुझे जो भी जरूरत लगा मैंने किया। अब मैं उस आदमी के साथ डिवोर्स लेने के प्रोसेस में हूँ, और मैं फिलिप के खिलाफ उस आदमी का कत्ल करने के लिए गवाही देने का इंतजार कर रही हूँ। शादी किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। एक ऐसा लम्हा जिसे आप बुढ़ापे तक याद रखते हो और अपने बच्चों के बच्चों को उस दिन की वीडियोस दिखाकर बोर करते हो। आपको बोर करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मेरी शादी कुछ ऐसी ही थी। हालांकि हम सिर्फ 1 साल पहले ही मिले थे, लेकिन वो बहुत ही अलग पल था जब शेरॉन और मैंने दुनिया के सामने हमें इस रिश्ते की शुरुआत की। इस तरह की शादी के बाद हनीमून और भी बेहतर होने वाला था, या फिर मैंने तो ऐसे ही सोचा था। हमने अपना हनीमून ब्राजील में जन्नत की तरह खूबसूरत दिखने वाले बीच पर मनाने का तय किया, और पहले तो प्लान बहुत ही बढ़िया चल रहा था। प्यार में डूबे हम दोनों खुशी खुशी प्लेन में चढ़े और एक दूसरे के साथ हंसते और बातें करते रहते। होटल में हमारी पहली रात बहुत ही जोशीली थी। हम कमरे के अंदर और कमरे के बाहर एक दूसरे को किस करते रहे। कुछ लोग हमें देखकर खुश हो रहे थे और कुछ लोग अनकंफर्टेबल, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस एक दूसरे में खोए हुए थे। अगले दिन मुझे कुछ फन एक्टिविटीज के लिए पेमेंट करने जाना था और शेरॉन अभी सो रही थी। मेरा उसे उठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं चेंज करके जाने के लिए रेडी हुआ, मैंने उसकी मधुर आवाज सुनी। वो बेड पर लेटी हुई थी। तुम कहाँ जा रहे हो जान? मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। मैं कुछ एक्टिविटीज के लिए पेमेंट करने जा रहा हूँ ताकि हम बोट से आइलैंड पर जा सके। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। मेरा पति मुझे और सोने के लिए कह रहा है? मैंने लॉटरी जीत ली है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अब तुम उठ गई हो तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं उसके पास गया और उसे किस किया। मुझे आज से पहले कभी किसी चीज की कीमत देने में इतनी खुशी महसूस नहीं हुई। मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना जान। मुझे देर तक तुम्हारा इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जानती हो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा जान। मैं जल्द वापस आता हूं। मैं एक्टिविटीज की खोज में बीच पर गया, जहां पर बहुत से लोकल्स उसे बेच रहे थे। अगले दिन शेरॉन के साथ वहां जाने का सबसे बढ़िया पैकेज लेने के बाद मैं बेसब्री से होटल में गया, जहां मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता ले गया, ये सोचकर कि शेरॉन खुशी से झूम उठेगी और मुझे किस करेगी। लेकिन अंदर घुसते ही मैंने जो देखा वो बिल्कुल अलग था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी बीवी बेड पर बैठकर रो रही थी। मेरे हाथ से फूल गिर गए और मैं भागते हुए उसके पास गया। जब मैंने उसे करीब से देखा तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैंने दुखी होकर गुस्से में चिल्लाकर पूछा, हे भगवान, क्या तुम ठीक हो शेरॉन? नहीं, एक आदमी यहाँ आया और मुझे मारने लगा। क्या? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ और भी किया? कहाँ है वो? कैसा दिखता है वो? उसने मेरे साथ और कुछ नहीं किया, वो बस अंदर आया और मुझे मारने लगा। वो यही है, वो यही है। उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तुम जाओ, किसी को बुलाओ, तब तक मैं उसे देखता हूं। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, जो उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं उसे यहां से भागने का मौका नहीं दे सकता। मैं धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। मैं जानता हूं कि मुझे अपने हाथ में कोई चाकू या डंडा ले लेना चाहिए था ताकि मैं खुद का बचाव कर सकूं, लेकिन मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे गुस्सा आ रहा था कि इस आदमी ने मेरी बीवी का हनीमून खराब कर दिया था और उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैंने बाथरूम की लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। मैंने दरवाजे के पीछे देखा, वहां भी कोई नहीं छुपा था। मैं धीरे से उस जगह की तरफ गया जो उसके छुपने की आखिरी जगह हो सकती थी, शावर कर्टन के पीछे। मैंने उस जगह पर आखिरी में जाने के बारे में ही सोचा हुआ था। ये बहुत खास पर्दे थे क्योंकि आप इनके पीछे की जगह नहीं देख सकते। हर कदम पर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। क्या वो आदमी कूद कर मुझ पर हमला करेगा? एक हाथ से मैंने पर्दे को पकड़ा और झटके से उसे खोल दिया। मेरी आंखें हैरानगी से और भी बड़ी हो गई। जो मैं देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। वहां कोई नहीं, कोई भी उस पर्दे के पीछे नहीं छुपा था। शरण की चीख की आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ भागा और उसे देखकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। शरण खुद ही को मार रही थी। शरण, मेरी मदद करो, ये आदमी वापस आ गया है, ये मुझे मार रहा है। शरण, बस करो, तुम खुद को ही मार रही हो। मैं उसे रोकने के लिए उसके पास गया, लेकिन वो अचानक खुद ही रुक गई। तुम इसकी मदद नहीं कर सकते, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका खड़े होने का ढंग सा बदल गया। शरण एक अलग इंसान की तरह बर्ताव करने लगी। तुम ये क्या कह रही हो शरण? शरण यहां नहीं है, मैं वो हूं जिसने उसे मारा था। तुम मुझे ढूंढना चाहते थे? आओ, मैं तुम्हारे सामने हूं, क्या करोगे तुम मेरे साथ? आखिर ये क्या बकवास चल रहा था? क्या बचपन से जिन भूत प्रेत की कहानियों को मैं सुनता आया हूं वो सच थी? क्या शरण के अंदर किसी की आत्मा आ गई थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। शायद उसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। मैं उसे सालों से जानता हूं, ये सब उसे अब ही क्यों हो रहा है? और लवर बॉय, क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे? चुप हो जाओ। तुम्हें पता है क्या, तुम जैसे लोगों पर मुझे घिन आती है। शरण ने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। एक ऐसा आशिक जो बुज़दिल है और जो अपनी पत्नी पर हुए अत्याचार का बदला भी नहीं ले सकता। तुम बहुत ही घटिया हो। तुम शरण हो, क्या तुम नहीं जानती? अपने आप को आईने में देखो। अच्छी कोशिश है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, अगर तुम अपनी बीवी को नहीं बचा सकते तो उसे मरना होगा। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? ये मुझे मार डालेगा, रोको इसे। मैं उसकी तरफ भागा और डर के मारे मैंने उसके हाथ से चाकू छीन लिया। जो भी शरण के अंदर था उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अकड़ने लगा। अपना मानसिक संतुलन खोकर शरण जमीन पर गिर गई और बुरी तरह से कांपने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए उसे अपने होश में वापस लाने के लिए मैं उसे जोर से अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मैं बहुत घबरा गया था, मुझे डर था कि शरण मर जाएगी। अचानक जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो अपने होशो आवाज में आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? रुक जाओ, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आखिर हम अपने हनीमून पर आए हैं। तुम मुझे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। क्या? हैरान होकर मैंने उसे छोड़ दिया और मुझे आसपास से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैं अपनी बाईं ओर देखा, दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर एक मेड और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। उसके बाद सब कुछ खत्म सा हो गया, जैसे कि मैं कोई और इंसान था। शरण ने मेरे ऊपर उसे शादी से पहले और बाद में मारने का आरोप लगाया। किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो न सिर्फ अपनी बात पर अड़ी रही, बल्कि उसने डरने का नाटक करते हुए ये अपील की कि वो मेरे साथ एक कमरे में भी नहीं रह सकती। जल्द ही मेरे पास तलाक के कागज आ गए और मैंने सब कुछ समझ गया। मैं एक बहुत ही अमीर आदमी था और उसे एक हिस्सा चाहिए था। हम अब तक इस केस के सिलसिले में अपने वकील से मिल रहे हैं। शरण को लगा कि अगर उसके पास गवाह होंगे तो वो मुझे कोर्ट में हरा देगी, लेकिन वो एक बात नहीं जानती थी कि ब्राजील के कुछ होटल्स में सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए होते हैं। मैं इसे अपनी जीत नहीं मानता, क्योंकि मैं उसको खो दिया है जिसे मैंने जीवन भर के लिए प्यार करने का वादा किया था। अगर उसके अंदर किसी आत्मा का वास होता या फिर व्यक्तित्व विकार होता तो भी मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और उसकी मदद के लिए जरूर कोई पुजारी या मानचिकित्सक ढूंढता। लेकिन अब मैं समझ गया था कि ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि मैंने शादी करने के लिए एक ऐसी लड़की को चुना जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं था, और किसी भी इंसान को पूरी तरह जानने के लिए एक जिंदगी काफी भी नहीं है।